टर्म्स समझ ली थी, और प्रायिकता का एकमात्र जो सूत्र हमारे सिलेबस में है, हमारे जो जिस पर बेस्ड हमारे सिलेबस में क्वेश्चन है, वो सूत्र हमने पढ़ लिया था। और वो सूत्र क्या है कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो है उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बाई प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या है। और ये सूत्र आप सभी को अच्छे से याद हो भी गया होगा। और कल सेकंड लेक्चर में हमने पूरक घटना, निश्चित घटना, अनिश्चित घटना, ये 3 टाइप की घटनाएं पढ़ी थी और एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया था। तो सबसे पहले मैं जस्ट 1 मिनट में इन सभी घटनाओं को जो है, जो मैंने कल करवाई थी, उसको रिवाइज करवा देता हूँ। और फिर इसी पर बेस्ड जो है हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम कल वाले जो लेक्चर है उसका रिवीजन कर लेते हैं कि पूरक घटना क्या होती है। तो उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लेते हैं कि हम एक डाइस उछालते हैं और एक घटना का नाम देते हैं कि सम संख्या का ऊपर आना, सम संख्या आना, ये एक घटना हो गई। और सम संख्या न आना, सम संख्या न आना, उसको ई बार से डिनोट करते हैं। या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि विषम संख्या आना, विषम संख्या आना। तो ये दो घटनाएं क्या है, एक दूसरे की पूरक घटनाएं कहलाती है। यानी एक घटना ई और एक ई नहीं, एक घटना ई और एक ई नहीं, ये दोनों क्या होती है, पूरक घटनाएं होती है। और ई नहीं को आप किससे डिनोट करते हैं, ई बार से डिनोट करते हैं। ठीक। और ये बात एक ध्यान में रखने वाली है कि पूरक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा ही 1 होता है। यानी ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता, इन दोनों प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। ठीक। या फिर आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि पी ई नहीं बराबर 1 माइनस पी ई। ओके। तो इस फार्मूले को आपने याद रखना है। अब निश्चित घटना क्या है, उसको भी हम इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हम एक डाइस उछालते हैं और हम ये कहें कि 7 से छोटी संख्या आना, 7 से छोटी संख्या आना। अब ये जो घटना है कि 7 से छोटी संख्या आना, तो देखिए एक डाइस जब आप उछालोगे तो संख्याएं 1 2 3 4 5 या 6 आएंगी। तो सभी के सभी परिणाम जो है इस घटना के अनुकूल है। तो एक ऐसी घटना जिसमें सभी के सभी परिणाम उसके अनुकूल हो, वो घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। और अनिश्चित घटना की जगह पर ये है असंभव घटना। क्या है, असंभव घटना। ओके, ये अनिश्चित गलती से लिखा गया था। असंभव घटना वो होती है कि जिसके अनुकूल कोई परिणाम उस प्रयोग में नहीं होता। कि जैसे हम ये कहें कि 7 से बड़ी संख्या आना या 6 से बड़ी संख्या आना। मान लीजिए हम कोई एक घटना ऐसी लिख देते हैं कि एक पासा फेंकने पर 6 से बड़ी संख्या आना, 6 से बड़ी संख्या आना। अब देखिए इस पासे पर संख्याएं है 1 से 6, तो 6 से बड़ी संख्या कहाँ से आएगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। अब देखिए कि अगर हम निश्चित घटना की प्रायिकता की बात करें, ठीक है, कोई भी निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता की अगर बात करें तो प्रायिकता क्या होती है उसकी, 1 होती है। और असंभव घटना की जो प्रायिकता है, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा ही क्या होती है, 0 होती है। इस बात को याद रखना, क्योंकि असंभव घटना के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 0। कुल परिणाम चाहे कितना ही हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। ठीक। तो अब देखिए इसके अलावा हमने प्रारंभिक घटनाएं वगैरह पढ़ी है, वो आपको याद है कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है, कि प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। तो इतना सब कुछ आपको मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया है। तो इसी बेस पे हम एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे इस एक्सरसाइज में से लगभग छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन खाली स्थानों में से और 1 से 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है हर हालत में एग्जाम में पूछा जाता है।
तो यहाँ पर देखिए, कहता है घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता दोनों का सम हमेशा ही क्या होता है, एक होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है, और ऐसी घटना क्या कहलाती है। तो जो घटना घटित नहीं हो सकती, जैसे मान लीजिए अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमने एक पासा उछाला और पासे में 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या, ये आ ही नहीं सकती, ये घटना घटित हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होगी, इसके अनुकूल परिणाम 0 होंगे, कुल परिणाम 6 हैं, तो ऐसी घटनाओं की प्रायिकता हमेशा ही क्या होती है, 0 होती है। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं, असंभव घटना। ठीक, और उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है, सभी के सभी परिणाम उसके अनुकूल होंगे और कुल परिणाम भी वही होंगे, तो ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। और ऐसी घटना क्या कहलाएगी, निश्चित घटना कहलाएगी। आंसर इसी के अंदर ही पड़ा है। ठीक है, निश्चित घटना कहलाती है। ओके, कहता किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, प्रारंभिक घटनाओं में सिर्फ एक ही परिणाम होता है और सभी प्रारंभिक घटनाओं का अगर योग करोगे तो 1 आएगा। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताई थी कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो है 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, लेकिन 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ओके, इस पे बेस्ड मैं अभी आपसे 2 क्वेश्चन और पूछूंगा अभी आज के लेक्चर में, तो इसको आपने माइंड में रखना है। ठीक, एक समप्रायिक परिणाम का जिक्र हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। समप्रायिक परिणाम क्या होते हैं, एक बार जस्ट रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि जैसे हम एक पासा फेंकते हैं, इसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि एक पासा फेंकते हैं तो परिणाम क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक परिणाम के ऊपर आने या प्रकट होने की संभावना क्या है, बराबर है। तो अब देखिए जितनी संभावना 1 का ऊपर आने की है, उतनी संभावना 2 के ऊपर आने की है, उतनी ही संभावना 3 के ऊपर आने की है, उतनी ही संभावना 4 के ऊपर आने की है, इसी तरह से उतनी संभावना 5 और 6 के ऊपर आने की है। तो क्योंकि सभी परिणामों के प्रकट होने की संभावना क्या है, समान है, तो ये सभी के सभी परिणाम क्या है, समप्रायिक परिणाम है। ठीक, तो अब देखिए कि सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ परिस्थितियां दे रखी है और उसमें कुछ घटनाएं दे रखी है। अब आपको देखना है कि जो कुछ प्रयोग दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, और उस प्रयोग के जो परिणाम हैं उनको आपने चेक करना है कि ये समप्रायिक है या नहीं है। तो फर्स्ट में देखिए कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो अब देखिए कि एक घटना तो है कार चलना प्रारंभ हो जाती है, दूसरी क्या है, दूसरा परिणाम क्या है, प्रारंभ नहीं होना। यानी कार का प्रारंभ होना और कार का प्रारंभ नहीं होना, ये दोनों परिणाम जो है ये समप्रायिक नहीं हो सकते, क्योंकि ये कार की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर कार सही कंडीशन में है तो कार आसानी से चलना प्रारंभ हो जाएगी, और कार अगर खराब है तो वो नहीं होगी। तो आप इसको समप्रायिक नहीं कह सकते। ओके, तो अब आप ये कहोगे कि दोनों परिणामों के प्रकट होने की संभावना समान नहीं है, इसलिए ये दोनों परिणाम जो है वो समप्रायिक नहीं है। इसी तरह से दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है कि ये एक बॉल है, ठीक है, और इस बॉल को इस बास्केट में डालना है। ओके, अब ये बॉल बास्केट में जाएगी या नहीं जाएगी,
यानी वो खिलाड़ी बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। यानी बॉल का डलना एक परिणाम है, नहीं डलना दूसरा परिणाम है। अब ये देखिए कि अगर वो खिलाड़ी एक्सपर्ट है तो वो डाल देगी, और इसके अलावा बाकी दूसरे खिलाड़ियों की पोजीशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, और वो एक्सपर्ट नहीं है तो नहीं डाल पाएगी वो। तो अब ये देखिए, ये दोनों परिणामों के प्रकट होने की संभावना यहाँ पर भी समान नहीं है, इसलिए ये दोनों परिणाम जो है संप्रायिक नहीं है। ओके। अब तीसरे में देखिए कि एक सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है, यस और नो वाला क्वेश्चन है। उत्तर सही होगा या गलत होगा। तो अब देखिए कि अगर आपने इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करना है कि अनुमान लगाते हैं, जस्ट अनुमान का मतलब ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है कि हमने अनुमान से इसको यस या नो सेलेक्ट कर दिया। तो अब देखिए कि जितने चांस इस क्वेश्चन के ठीक होने के हैं उतने ही चांस क्या है इसके गलत होने के हैं। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि जितनी संभावना इस प्रश्न के ठीक होने की है उतनी ही संभावना उस प्रश्न के गलत होने की है, इसलिए ये दोनों परिणाम क्या है, समप्रायिक परिणाम होंगे। अब इसी तरह से एक बच्चे का जन्म होता है तो वो एक लड़का होगा या लड़की होगी। देखिए पॉसिबिलिटीज तो दो ही है, या बॉय या गर्ल। ठीक, तो जितनी संभावना लड़का होने की है उतनी संभावना क्या होती है, लड़की होने की होती है। तो ये परिणाम भी क्या है, समप्रायिक परिणाम है। ओके। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए कि हम समप्रायिक परिणामों के आधार पर ही इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कहता कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि फुटबॉल का खेल होता है ना, उसमें जैसे पहले किक किसने मारनी है इसके लिए टॉस होता है। जैसे क्रिकेट में बैटिंग के लिए भी टॉस होता है। टॉस किससे करते हैं हम, सिक्का उछाल के करते हैं। अब ये कहता है सिक्का उछालना क्या न्याय संगत है, और न्याय संगत है तो इसको क्यों माना जाता है। तो जब सिक्का उछालते हैं तो इसके दो परिणाम होते हैं। ठीक है, जब, यहाँ पर लिख देना आप हिंदी में कि जब सिक्का उछालते हैं या सिक्का उछाला जाता है तो इसके इसके दो परिणाम हैं। कौन कौन से, हेड एंड टेल। और दोनों परिणाम क्या है, समप्रायिक है। ओके, इसलिए सिक्का उछालना क्या है, एक न्याय संगत विधि है। इसलिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि, ये चीज़ यहाँ पर लिख देना, सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। ओके। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए मुझे। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। आपने आंसर कुछ ऐसे देना, क्वेश्चन 4, और उसके आगे आप अपना ABCD जो भी आंसर आपका आता है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ मैं। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर इसमें ठीक है। तो अभी देखिए कि
यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखिए कि किसी भी घटना की प्रायिकता वो क्या है कि 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है या 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। इस कंसेप्ट का अपन इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो ये बताना कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब 2/3 है, 2/3 क्या है, 0 और 1 के बीच में, तो ये तो घटना की प्रायिकता हो सकती है। और 15% है तो 50/100 ये भी क्या है कि किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। और परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100 ही होता है, ये भी 0 और 1 के बीच में आता है। 0.7 को भी आप लिख सकते हो 7/10, तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। लेकिन ये देखिए -1.5 ये 0 से छोटी संख्या होगी, तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, माइनस वाली संख्या। ओके, अब देखिए कि आगे क्वेश्चन नंबर 5, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता। E नहीं का मतलब E बार, ठीक। तो E बार बराबर क्या होता है कि 1 माइनस PE होता है। ये सूत्र मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, ये सूत्र मैंने आपको बताया था। तो 1 माइनस 0.05, तो 1 में से आपने 0.05 माइनस करना है। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9, और ये हो जाएगा 0.95। ई नहीं की प्रायिकता हो जाएगी। ओके, अब देखिए कि इसी फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कि आपके पास ये एक बैग है और इस बैग के अंदर क्या है, सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां हैं। ओके, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। अब देखिए है ही इसमें सारे नींबू, तो संतरा कहाँ से निकल जाएगा, तो संतरा निकलना तो संभव नहीं है, ठीक है। और जो घटना संभव नहीं होती उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। तो क्यों हम लिखेंगे यहाँ पर हिंदी में, मैं बोल रहा हूँ आपने नोट कर लेना है। क्योंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, इसलिए संतरे की महक वाली गोलियां निकलना एक असंभव घटना है और इसकी प्रायिकता 0 है, ठीक। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो कि घटना ई, माना घटना ई बराबर संतरे की महक की गोलियां निकलना, संतरे की महक वाली गोलियां आना, ठीक। और इसके अनुकूल परिणाम 0, ठीक। तो इसलिए इसकी प्रायिकता भी 0। लेकिन इसके बजाय तो आपने क्या करना है, सिंपल उसी तरीके से करना है कि क्योंकि थैले के अंदर सभी नींबू की महक वाली गोलियां हैं, इसलिए संतरे की महक वाली गोली निकलना एक असंभव घटना है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। और दूसरा आपने क्या लिखना है कि थैले में क्योंकि सभी नींबू की महक वाली गोलियां हैं और इसलिए नींबू की महक वाली गोली निकलना क्या है, एक निश्चित घटना है। क्या है, निश्चित घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी, ठीक। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में कि आपको दिया है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता ये है कि एक ही दिन जन्मदिन न होने की प्रायिकता, यानी ई बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार आपको दे रखा है 0.992।
इसकी क्या प्रायिकता है कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी PE आपको ज्ञात करना है। दोनों पूरक घटनाएं हैं, तो PE बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस PE बार हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.992, एक में से 0.992 आप माइनस कर दें, 10 में से 2 8, 0 0, ये हो जाएगा 0.008, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। और कल के लेक्चर में मैंने आपको ताश के पत्तों के बारे में जानकारी दी थी कि ताश के टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। और इन 52 पत्तों में जो है 13 पत्तों के 4 समूह होते हैं। जिन पत्तों पे इस टाइप का सिंबल होता है ना, वो चिड़ी कहलाता है। ये सारे चिड़ी के पत्ते हैं, क्योंकि सभी पे देखिए ऐसे सिंबल है। ये जिस पे इस टाइप का सिंबल होता है वो ईंट के पत्ते होते हैं, और ये 13 ईंट के पत्ते हैं। और जिस पे इस तरह से दिल का निशान होता है ये पान के पत्ते हैं। और जिस पे इस तरह से पीपल के पत्ते का सा निशान होता है, नीचे एक डंडी भी होती है और ये ब्लैक कलर का होता है, तो ये जो है 13 पत्ते ये हुक्म के पत्ते कहलाते हैं। तो चिड़ी, ईंट, पान, हुक्म, ये 4 सूट हैं, या 4 इसको आप कह सकते हैं कि समूह है इसके अंदर। इसमें से चिड़ी और हुक्म के पत्ते जो हैं वो काले कलर के होते हैं, ईंट और पान के लाल कलर के होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर देखिए कि 26 पत्ते जो हैं वो काले हैं, और 26 ही पत्ते क्या हैं, लाल हैं। ठीक। 13 पत्ते चिड़ी के, 13 ही ईंट के हैं, 13 ही पान के, और 13 ही हुक्म के हैं। अब हरेक समूह के अंदर क्या होता है कि एक संख्या एक नहीं होती, एक की जगह क्या होता है, इक्का होता है, और इसको ए से डिनोट करते हैं। एक एक की जगह इक्का है, आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ही कंटिन्यू चलेंगे। उसके बाद 11 की जगह गुलाम है, 12 की जगह रानी या इसको बेगम बोल देते हैं, और 13 की जगह राजा या बादशाह बोल देते हैं। ठीक। तो हर एक में ऐसे ही होता है कि इक्का, इसको कई बार दुग्गी, तिग्गी, चुग्गी ऐसे बोल देते हैं, नैला और दैला। ठीक। और गुलाम, बेगम, बादशाह। तो अगर पूरे ताश के पत्तों में देखोगे 4 गुलाम, 4 बेगम और 4 बादशाह होते हैं। तो इस चार्ट को एक बार अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना, इससे हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो अब देखिए कि यहाँ पर एक्सरसाइज 15.1 का 14वां क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की एक अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब देखिए कि यहाँ पर लाल रंग के बादशाह कितने हैं, लाल रंग के ये 2 ही बादशाह हैं। ठीक है, लाल रंग के कितने बादशाह हैं, 2 बादशाह हैं। तो लाल रंग के बादशाह के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 2, और कुल परिणाम कितने हैं, 52। तो 2 1 2, 26 दूनी 52, तो 1/26 आएगा। ठीक। अब एक का लिखने का तरीका देख लीजिए, बाकी मैं आपको डायरेक्ट करवा दूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में माना घटना ई बराबर लाल रंग का बादशाह आना, लाल रंग का बादशाह आना, यानी जब 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटना, मतलब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और उसमें से एक पत्ता निकाल लिया, तो वो पत्ता जो लाल रंग का बादशाह आना जो है, उस घटना को हमने ई का नाम दिया है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो हम लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। अब देखो ई के अनुकूल परिणाम है, लाल रंग के बादशाह के अनुकूल परिणाम कितने हैं, ये 2 ही हैं। ठीक है,
तो ये 2 इसके अनुकूल हो गए और कुल परिणाम कितने हो गए 52। तो 2 1 2, 26 दूनी 52, तो 1/26 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें कहता है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए यहाँ पर तस्वीर वाले पत्ते हैं कितने, 3 3 6 3 9 और 3 12। तो तस्वीर वाले पत्तों के अनुकूल परिणाम कितने हैं 12, टोटल कितने हैं 52। तो 4 3 12 और 13 चौके 52, यानी 3/13 जो इसका आंसर आ जाएगा। इसको पूरा आपने इसी तरह से करना है, इस घटना को नाम एफ का नाम दे देना, ठीक है। घटना एफ, एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता आना। फिर पी एफ, एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या बाई कुल परिणामों की संख्या, और उसके बाद जो है ये वाली चीज़ आपने लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि हम यहाँ पर लेते हैं कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने, 3 और 3 6 ही है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 6 और टोटल हो गए 52। इसको कट करके छोटा कर लेना, बस कर ही लोगे तो। अब चौथा, पान का गुलाम निकलना। अब देखो पान का गुलाम एक ही होता है इसमें, देखो ये पान है, पान के 13 पत्ते हैं, पान का गुलाम भी एक, पान की बेगम भी एक, पान का बादशाह भी एक, ठीक है। तो पान का गुलाम एक है और टोटल परिणाम कितने 52। तो पान के गुलाम के अनुकूल परिणाम है एक, कुल है 52। इसी तरह से पांचवा है हुक्म का पत्ता। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं, ठीक। ये देखिए पूरी की पूरी लाइन हुक्म की है। हुक्म के कितने पत्ते हैं 13 है ना, तो और कुल कितने 52, 13 एकम 13, 13 चौके 52, यानी 1/4 आ जाएगा। अब कहता है एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम भी एक ही होती है, ठीक है। जैसे ये सारे ईंट के हैं तो ईंट की बेगम तो एक ही होएगी ना इसमें। तो ईंट की बेगम एक है, टोटल कितने हैं 52। तो 1/52 जो है वो इसमें कुल सॉरी इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ओके। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ताश के पत्तों वाले क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। अब इसमें जो है ताश के 52 पत्ते नहीं लिए हैं इन्होंने, इन्होंने सिर्फ कितने पत्ते लिए हैं 5 पत्ते। एक तो ईंट का दैला, ईंट का दैला मतलब ईंट का 10 वाला, जिस पे संख्या 10 लिखी है 10 वाला दैला होता है, 9 वाला नैला भी कह देते हैं, ठीक है। तो एक ईंट का दैला है, गुलाम है, बेगम है और बादशाह है और इक्का है, को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, मतलब मिक्स किया जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता एक बेगम है। तो देखो यहाँ पर है आपके पास क्या, दैला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। 1 2 3 4 5 है, तो एक बेगम निकलना। बेगम के अनुकूल परिणाम कितना है एक, और कुल परिणाम कितने हैं 5 है। यहाँ पर 52 मत लिख देना क्योंकि पत्ते 5 ही है, ठीक है। अब दूसरे में कहता है कि यदि बेगम निकल आते तो उसको अलग रख दिया। बेगम अगर निकल आई तो उस बेगम को इन्होंने क्या कर दिया, साइड में रख दिया भाई, यहाँ से बेगम डिलीट कर दी, ठीक। और अन्य पत्ता निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक इक्का हो। अब देखो इक्के के अनुकूल परिणाम क्या है एक है, और अब कुल पत्ते कितने रह गए 1 2 3 4 रह गए, क्योंकि बेगम तो आपने साइड में रख दी। तो इक्के के अनुकूल परिणाम हो गए एक, और बेगम के अनुकूल, अब बेगम आपने रखी साइड में दी तो बेगम निकलेगी नहीं, और तो बेगम के अनुकूल परिणाम 0 है और टोटल 4 है। तो इसके प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक। तो प्यारे बच्चों आज आपने जो है एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 15.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया।
इससे क्या है कि हमने जो अभी तक 2 लेक्चर्स में जो फार्मूले किए वो सारे के सारे आपके रिवाइज हो गए हैं। ठीक है, ताश के पत्तों की जानकारी आपको अच्छी प्रकार से हो गई, और ताश के पत्तों पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं उनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। जिन बच्चों को लेक्चर समझ में आया है वो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप यहाँ पर लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपका जवाब देने का प्रयास करूँगा। और बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। और ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी लाइव क्लास जो है सोमवार से शुक्रवार चलेगी। वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को लाइव क्लास नहीं होगी। ओके, और समय हमारा यही रहता है 8 बजे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ घरेलू काम ऐसे हो जाते हैं, या कुछ अगर मैनेज नहीं होता तो मैं लगभग 8-10 मिनट का आगे पीछे टाइम दे देता हूँ। तो लेकिन कोशिश ये रहेगी कि 8 बजे एग्जैक्ट आपकी क्लास शुरू हो जाए। ठीक, तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि।